अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, यानी किसी भाषा में अक्षरों का पूर्ण समुच्चय जो होता है वो क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहलाता है। लेटर्स, देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और यही 26 अक्षर को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है इनको दो समूह में, ठीक है। फर्स्ट है वोवेल और सेकंड है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन। हम बात करें तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनके परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वोवेल्स, द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड, मतलब ऐसे लेटर्स जो कि प्रोनाउंस किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, यानी बिना किसी लेटर के, आर कॉल्ड वोवेल्स, उनको क्या कहा जाता है? वोवेल्स कहा जाता है। और देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दे आर ए ई आई ओ यू, ठीक है। यानी जिसका आप अगर इको साउंड दो ए बी, तो ए जो होता है वो आपके हर्ट के यहाँ से निकल के आता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? दे रिमेनिंग 21 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ये बचे हुए जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। दे कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ ए वोवेल, यानी बिना किसी स्वर की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? 21 होते हैं, 21। अब आपने देखा हो आपके पास वोवेल स्वर 5 होते हैं, परंतु अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड किसी भी भाषा के, इंग्लिश भाषा में साउंड के लिए लेटर कितने होते हैं? 44, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितने होते हैं? 44, ठीक। चलिए अब दे आर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको ABCD पूरी अच्छी तरह से आती है, ठीक है। अब उसके बाद है W एंड Y। W एंड Y आर द 2 लेटर्स that can be used both as vowels and consonants, they are called semi vowels, यानी W और Y जो होते हैं वो ऐसे 2 लेटर्स होते हैं जो कभी कभी आपके किसकी तरह यूज़ किए जाते हैं? स्वर की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा रिदम, कौन सा वर्ड? रिदम वर्ड देखा होगा आपने। तो इस रिदम वर्ड में आपने देखा होगा कि इसमें R है, H है, Y है, THM, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस रिदम वर्ड में कहीं पर भी वोवेल नहीं है। फिर भी तो बिना वोवेल के कोई भी लेटर वर्ड नहीं बन सकता, पर W और Y की उपस्थिति उसको वोवेल का काम करवा देती है, तो दे आर सेमी वोवेल, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश में हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड, अगर आप देखें तो लेटर्स जो होते हैं वो लेटर के फॉर्मेशन से क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। वर्ड मतलब होता है शब्द, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता है उसको क्या बोलते हैं? हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द माउथ, यानी कोई भी ऐसी ध्वनि जो कि मुंह से निकलती है, विच हैज़ ए मीनिंग, और जिसका कुछ अर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी ध्वनि जिसका अर्थ जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिना अर्थ के कोई सेंटेंस ले लिया, जैसे कि आपने ले लिया कि भाई मैं तो RAW ले लिया, रा मतलब होता है कच्चा माल, अब आपने बना दिया कि AWR, तो AWR से भी कोई वर्ड बनना चाहिए, तो नहीं बनेगा भाई। आपके पास रा का मतलब होता है कच्चा माल, पर AWR से नहीं बनेगा। तो यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होता है, पर विच मेक्स कंप्लीट सेंस, इसका कोई सेंस होना चाहिए, देन यू कैन मेक ए वर्ड, ओके। चलिए तो अब इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा अब वर्ड बहुत सारे साहब, कोई भी वर्ड की कमी क्या, ठीक है। चलिए वर्ड की यहाँ पे लेथल, घातक, किकबैन, रिश्वत, ड्रबलिंग, हार, बहुत सारे वर्ड्स हैं, कितने भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपकी वोकेब के हिसाब से लिखे। वोकेबलरी, अब द वर्ड भी बन गया। सबसे पहले अल्फ़ाबेट आई, अल्फ़ाबेट एक होती है और किसी भी भाषा की उसमें लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होते हैं। उसके बाद वर्ड हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज, किसी भाषा में शब्दों का अगर जो स्टॉक होता है, जो समूह होता है, वही क्या कहलाता है? इज नॉन, वह जाना जाता है एज वोकेबलरी, उसको शब्दकोश के। वोकेबलरी का अर्थ क्या होता है? शब्दकोश, शब्दकोश होता है।
अब वोकेबलरी के बाद इस शब्द को सिलेबल के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने को। सिलेबल जो होता है, देखिए, द पार्ट ऑफ ए वर्ड, यानी पार्ट ऑफ ए वर्ड प्रोनाउंस्ड, जो कि उच्चारित किए जाते हैं इन वन इंस्टेंस। वन इंस्टेंस का मतलब होता है एकदम, एक साथ, यानी किसी शब्द का वह भाग जो एक बार में उच्चारित किया जाता है, इस कॉल्ड ए सिलेबल। उसी को बोलते हैं शब्द खंड। सिलेबल का हिंदी जो वर्ड होता है वो क्या होता है? शब्द खंड। शब्द खंड, ठीक है। इस प्रकार से ये चीजें होती है। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे सिलेबल। अब ए वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल। एक शब्द जो होता है वो एक वर्ड का, जैसे ए, यहां पे जो ए है, ये क्या है आपका? वन वर्ड हो गया। मैन, जिसको बोला, जैसे मैन बोला, MAN, मैन बोला आपने, तो मैन क्या हो गया आपका? मैन, एक ही बार में बोला गया, तो ये वन वर्ड सिलेबल है। तो इस प्रकार से वन वर्ड सिलेबल, टू वर्ड सिलेबल, ये इस प्रकार की चीजें होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला जो लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखे हैं, वन वर्ड सिलेबल। एक जो वर्ड होता है उसी का मतलब एक शब्द ऐसा होता है जिसमें सिलेबल एक ही होता है। यू, मी, गो, रन, इट, पुट, गेट, ETC, ये सारी चीजें क्या होती है? जैसे इसको बोलो, यू, मी, गो, एक ही बार में आप जो बोल रहे हैं उनको बोलते हैं वन वर्ड सिलेबल, ठीक है। उसके बाद टू वर्ड सिलेबल, जैसे फादर एक साथ नहीं बोल सकते आप। फादर मतलब फा अलग होगा, दर अलग होगा। मदर, मंकी, ब्रदर, डॉक्टर, ये सारे क्या होते हैं? टू वर्ड सिलेबल होते हैं। जिसमें क्या होता है, जहां पे ऐसे वर्ड है जहां पर सिलेबल की संख्या कितनी है? मोर देन वन वर्ड सिलेबल, यानी जिसमें दो से ज्यादा हो। ब्यूटीफुल में देखिए, जहां पर एक बार स्ट्रेट दिला, ब्यूटीफुल, टीफुल एक वर्ड नहीं बोल सकते आप। सोचोगे सर नहीं, ब्यूटीफुल, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, आपने वन वर्ड में पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी। पॉसिबिलिटी, POSSIBILI। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्यूटीफुल तीन सिलेबल है, डेमोक्रेसी में 4 है और पॉसिबिलिटी में 5 है। तो ये सिलेबल आपके काम आते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिलेबल पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पढ़ेंगे। सेंटेंस, बस यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ से सेंटेंस के बारे में पढ़ना है हमें। आज के इस सेशन में पढ़ना है सेंटेंस, यानी टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले था लेटर से बना वर्ड, और वर्ड से बने हैं सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ध्यान रखिएगा, शब्दों का ऐसा समूह जो कि पूर्ण अर्थ निकालता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि दो शब्द ले लिए कि साहब ये ले लिया मैंने, कि मेरे को तो लेना है गो, और मैंने एक और ले लिया कि कुछ भी ले लिया कि घर, होम। अब इन दोनों को मैंने मिला लिया और बोल दिया सेंटेंस। नो साहब, क्या गो और होम मिलाने से क्या पूर्ण अर्थ निकला? क्या नहीं निकला। तो क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी वर्ड भी होना चाहिए और उससे पूरा अर्थ निकलना चाहिए, तभी क्या होगा? ये सारी चीजें क्या होगी? पूर्ण अर्थ देगी। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे पढ़ा आपने क्या? सेंटेंस। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आगे, जैसे कि ही डजंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। और इज राम नॉट एट होम, क्या राम घर पर नहीं है? तो इस प्रकार से अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं अपन। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम यहाँ पे बात करते हैं, चलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग, यानी उनके अर्थ के हिसाब से देखें। हम किसके हिसाब से देखें? अर्थ के हिसाब से देखें, या फिर उनके मीनिंग के हिसाब से देखें। सेंटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। जो सेंटेंस होते हैं वो कितने कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड, मतलब वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पांचों के आप नाम देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक और लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार से आपने 5 सेंटेंस आपके प्रकार देखिए, कहीं कुछ नहीं, आप इन सब के अर्थ जो है हिंदी अर्थ वो सब हम इसके असर्टिव डिक्लेरेटिव को साथ में पढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है आपके पास असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है असर्ट करना। असर्ट करना का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, जैसे असर्टिव। डिक्लेयर करना, डिक्लेरेटिव, घोषणा करना किसी को। तो इसका जनरली हिंदी अर्थ जो होता है असर्टिव का वो होता है कथात्मक वाक्य। क्या होता है? कथात्मक वाक्य। क्या होता है? कथात्मक वाक्य। यहां पे आपके पास कौन सा वाक्य आएगा? कथात्मक वाक्य। ठीक है, कथात्मक वाक्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य जो कि एक कथन बनाता है, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? ही इज ए लॉयल बॉय, वह एक वफादार आदमी है। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड अफर्म्स समथिंग, यानी कोई कथन जो है वो सकारात्मक हो या अफर्म समथिंग या कुछ उसको अफर्म करता हो, स्वीकार करता हो, उस कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इट स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। यह कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है और अंत में इसका होता है फुल स्टॉप। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ऑटम कम्स आफ्टर विंटर। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ और विंटर का मतलब होता है सर्दी। तो ऑटम जो है विंटर के बाद आती है। नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव एंड डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। जब कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो और किसी चीज़ के लिए मना करता हो, उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आई डोंट हैव 15 पेंसिल्स, मेरे पास 15 पेंसिल नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जो एक प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर, यह भी सेंटेंस कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर से शुरू होता है, और एक क्वेश्चन मार्क की तरह, जिसको बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के हिसाब से वो खत्म होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर केवल यस में, जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, इसका उत्तर क्या दोगे? नहीं जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ। ठीक है, क्या आप मुझे जानते हो? यस या नो। ठीक है, क्या आप घर पर हो? यस या नो। तो जहाँ पर केवल उसका जवाब यस और नो से दिया जाता है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो अब बात करते हैं हम। दिस स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, हैज, हैव, ये इस प्रकार से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? इज विकास एट होम, क्या विकास घर पर है? क्या वह उसे जानता है? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वह क्रिकेट खेलता है? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? इस प्रकार से जिसके सभी के जवाब यस नो से दिए जाते हैं वो। और हम हिंदी में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है किससे? क्या शब्द से। अगर किसी की शुरुआत किससे हो? क्या शब्द से हो, तो वो सेंटेंस होता है यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव मतलब होता है WH क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विथ यस और नो। दिस स्टार्ट्स विथ ए क्वेश्चन वर्ड सच एज वाई, विच, हु, etc। यानी जिसमें WH, जैसे व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, विच मतलब किसको, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, इस प्रकार से जो स्टार्ट होते हैं उस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से WH इंट्रोगेटिव
कहलाते हैं। ठीक है, हु हैज़ स्टोलन माई पेन, स्टील का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है स्टोलन, यानी किसने मेरा पेन चुराया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी व्हेन ए सेंटेंस इज मेड इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव, ये कॉल्ड एन, यहाँ पे एन आएगा, आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, ए नहीं होगा, एन होगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस यानी उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे आएगा एन। आर्टिकल में पढ़ेंगे हम कहाँ क्यों। ठीक है तो इस प्रकार से आपके पास चीज़ें हुई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, 2 सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, डोंट यू हैव रोट दिस आर्टिकल, क्या आपने यह आर्टिकल नहीं पढ़ा है, तो नहीं लिखा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हो रहा है और इंट्रोगेटिव भी हो रहा है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश में हम यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है आपके पास, इंपेरेटिव सेंटेंस। किसे बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं आदेशात्मक, क्या होते हैं इसको, इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, आदेशात्मक, आदेशात्मक, या फिर इसको हम बोलते हैं आज्ञासूचक, आज्ञासूचक भी हम इसको बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक या आज्ञासूचक भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसकी। एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड, ध्यान रखिएगा 3 चीज होती है इसमें, कमांड यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, एडवाइस मतलब सलाह। जहाँ पर कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, इन तीनों चीज़ों का जहाँ पर सेंटेंस में बोध हो, तीनों शब्द का बोध हो, उसे ही बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस या प्रोहिबिशन। देखो, कमांड का मतलब और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, प्रोहिबिशन, इन 3 के अलावा यहाँ पर कुछ वर्ड, जैसे कमांड भी हो, कमांड को हम ऑर्डर भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट में सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। निषेध का मतलब होता है बिल्कुल काम के लिए, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, जैसे नेवर का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोहिबिशन। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन मतलब सुझाव, एडवाइस मतलब सलाह, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, इन सब के लिए जहाँ पर प्रयोग होता है उसको इंपेरेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट होते हैं। टेंस हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। सब्जेक्ट यू रिमेन्स हिडन एंड होल सेंटेंस इज प्रेडिक्टेड, और यू सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। हाइड का थर्ड फॉर्म है हिडन, एंड होल सेंटेंस इज प्रेडिकेट, और पूरा सेंटेंस जो होता है प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है। अभी हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताएंगे। ओपन द डोर, जैसे कि इसमें क्या होता है, जब हम बात क्या कर रहे हैं कि आप दरवाजा खोलिए या आप दरवाजा खोलो, तो आप जो शब्द है, यू शब्द है, वो इसमें हिडन है, और सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। वैसे सेंटेंस क्या है, यू ओपन द डोर, यानी मतलब आप दरवाजा खोलते हैं, पर जनरली यू को हिडन कर दिया गया है। ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, टीवी का स्विच ऑफ करिए। ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो कमांडिंग सेंटेंस है, सेकंड वाला सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट सेंटेंस है जिसमें प्लीज का यूज किया। डोंट प्ले ऑन द रोड, ये किसी चीज के लिए मनाही है ना, रोड पे मत खेलो। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये क्या है, बिल्कुल प्रोहिबिशन है, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे 4 सेंटेंस पढ़े। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपके पास सेंटेंस जो है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप चौथे नंबर का आएगा आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे इच्छा होती है, आपके मन में जो इच्छा होती है, उन सारी इच्छाओं को जहाँ पर प्रकट किया जाता है। जैसे इच्छा आपका भला हो, आपका बुरा हो, आपके ये कीड़े पड़े, आप नरक में जाओ, आप भाड़ में जाओ, आपका मंगलमय हो, आपके पतो फूल हो। आप देखो, जब कोई आशीर्वाद देता है तो तथास्तु, या इस प्रकार से आपका भला हो, इस प्रकार से। ऑप्टेटिव जहाँ पर इच्छा का वाक्य हो। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश, विश मतलब होता है इच्छा, कामना। ये विश का अगर सही ढंग से बोलते तो कामना, किसी के प्रति हम कामना करते हो, प्रार्थना, या फिर डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब इच्छा, कि मेरी इच्छा है कि आप फर्स्ट डिवीजन आओ। वो सारे सेंटेंस जहाँ से इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। गुड विशेष भी इसमें होती है, अच्छी इच्छा है किसी के लिए कि भगवान आपका भला करे। डिज़ायर्स। कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप या श्राप, आपका बुरा होगा,
आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपके लिए ऐसा होगा, मैं शाप देता हूँ, उस प्रकार से। तो कामना, आशीर्वाद, इस प्रकार की सारी चीज़ें इसमें होती है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, जैसे कि किसी ने आज आए और किसी ने आपका पैर छू लिया, तो आप क्या बोलोगे? जीता रहो, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग मतलब होता है आप लंबे जियो, इस प्रकार से। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। जैसे कि आज आपकी बिल्कुल एमपीटेट की एग्ज़ाम है, बैंक की एग्ज़ाम है, और आप टीचर के पैर छुएंगे, तो वो क्या बोलेगा? मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, यानी आप एग्ज़ाम में सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है, ऐसी मेरी इच्छा है। आई विश आई वर ए बर्ड, ये क्या होता है? इच्छा, डिज़ायर से, ध्यान रखिएगा। आई विश, मैं कामना करता हूँ कि मैं एक पक्षी हूँ। मैं क्या कामना करता हूँ? कि मैं एक पक्षी हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। अगला, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आप पर कृपा बना रहे। ब्लेस मतलब होता है भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। गो टू हेल, किसी ने आपका बुरा कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, तो भाड़ में जाए वो। गो टू हेल का मतलब होता है नर्क, नर्क में जाए, तेरे को वहाँ जगह नहीं मिले, तेरे कीड़े पड़े। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हो जाती। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे काइंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश में। लास्ट सेंटेंस जो आपका वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयाबोधी वाक्य। कौन सा वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य। अगर हम बात करें, लिखूं हिंदी में क्या? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य किसमें होगा? ये आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, एन एक्सक्लेमेटरी ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड, माइंड की अचानक। देखिए ये क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयाबोधक, मतलब आश्चर्य से। इसके पहले थोड़ी होता है कि मेरे कोई मेहमान आएगा ना तो मैं उसके सामने विस्मय करूंगा। नहीं साहब, एक आदमी के मन में किसी चीज को देखकर अचानक जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, सडन फीलिंग एकदम आ जाती है, अचानक आई हुई भावनाएं जो होती है, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये खुशी के रूप में हो सकती है, ये दुख के रूप में हो सकती है, ये शंका के रूप में हो सकती है, ये घृणा के रूप में हो सकती है, ये आश्चर्य के रूप में हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये विस्मय के रूप में हो सकती है। इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती है वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती है। जैसे जॉय आनंद के रूप में होता है, सोरो दुख, सरप्राइज, है ना, सस्पिशियस, सस्पिशन का मतलब शंका, हेट घृणा, एप्लास का मतलब होता है किसी को प्रशंसा, शाबाश शाबाश, वंडर यानी आश्चर्य करना, इसके लिए होती है। सॉरी, इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी के मार्क का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डंडा खींच के एक बिंदी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होता है इस प्रकार की चीज़ें होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे चीज़ों, हुर्रे। जब आपके पास कोई खुशी का भाव होता है तो हम क्या होते हैं? हुर्रे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को बताने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें तो होना चाहिए ना। केवल एक्सक्लेमेटरी साइन बताने से ये पता नहीं चलेगा कि वो सेंटेंस दुख का है, खुशी का है, सरप्राइज का है। इसलिए यहाँ पे कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी होते हैं, जैसे हुर्रे। हुर्रे वर्ड्स डिनोटेड टू हैप्पीनेस, खुशी का भाव। वी हैव वॉन, यानी आप कोई मैच जीत गए हो तो ये बोलेगा हुर्रे 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 वी हैव वॉन मन। और वोट, ये वोट आ रहा है ना, वोट ए वंडरफुल मैन, क्या आदमी है यार। मतलब किसी को देख के पता चला कि कोई आदमी फरा, पता चला 20 रोटी खा गया आपके सामने, क्या आदमी है यार, 20 रोटी खा गया तू। ठीक है, अलास। अब अगला जो वर्ड है अलास, अलास दुख का है, आई एन, एन नहीं है वो एम है, आई एम र्यूंड, आई एम र्यूंड, मैं बर्बाद हो गया। र्यूंड का मतलब होता है बर्बाद होना, विनाश हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। तो अलास, अलास का मतलब होता है हे भगवान मैं खत्म हो गया। यानी आपके सामने, जैसे कि अभी बहुत सारी जगह क्या हुआ, गेहूं की फसलें कट रही है, तो वहाँ पे क्या हुआ, गेहूं के खेत में बहुत सारा क्या होता है, गेहूं इकट्ठे कर लिए 5-10 बीघों के, और वहाँ पे क्या लाइट स्पार्किंग हुई और वो गेहूं जल गए। तो आप क्या बोलेंगे? अलास आई एम र्यूंड, हे भगवान मैं तो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, इतनी सारी मेहनत मेरी। अब उसके बाद व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इज दैट, क्या सुंदर दृश्य है। यानी आप देखते हो जैसे माउंट आबू पे आप घूमने गए, माउंट आबू के वहाँ पे पहाड़ के ऊपर देखा वो सनसेट देख रहे हो तो आपकी आंखें चकाचौंध, आंखें फटी की फटी रह गई। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट,
क्या सुंदर दृश्य है रे, मेरी तो बस यही रहने की इज्जत, इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आवाज़ में भी भारीपन आ जाता है, आवाज़ भी बिल्कुल अलग सी हो जाती है, ठीक है। क्या सुंदर दृश्य है, तो इसमें कोई आपको ऐसा थोड़ी लगेगा एक्सक्लेमेटरी, ओह ही हैज कम। जैसे कि आप यहाँ पे क्या हुआ, कोरोना वायरस में घर पे बैठे हैं, बिल्कुल आप बैठे हैं, बिल्कुल आप दिन भर टीवी देख रहे हैं, कुछ मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, और पता चला कि आपके घर में कोई मेहमान आया, ओह ही हैज कम, ओह आप आ गए, कैसे आ गए आप, क्यों आ गए आप, मतलब आपके मन में वो सारे एक्सक्लेमेटरी के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। वही क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि आपको पता है सब लॉकडाउन है, कैसे आ गया, तो इस प्रकार से ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज आपने यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा आपने असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। उसके बाद पढ़ा इंट्रोगेटिव जो कि यस नो और WH होता है। उसके बाद पढ़ा आपने इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। उसके बाद ऑप्टेटिव यानी ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक वाक्य। उसके बाद विस्मयादिभोग यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किसी भी वाक्य को दो भागों में बांटते हैं। भाग्य कितने होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, यानी एक कर्ता होता है और एक होता है विधेय। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी पार्ट विच नेम्स द पर्सन यानी किसी आदमी का नाम या कोई वस्तु हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे विकास इज राइटिंग ए लेटर, विकास एक पत्र लिख रहा है, तो हियर विकास इज ए सब्जेक्ट, है ना, विकास इज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट वो चीज होती है जो उस कर्ता की एक्शन या उसकी एक्शन मतलब कर्म के बारे में या क्रिया के बारे में, या स्टेट मतलब उसकी अवस्था के बारे में बताता है, वही प्रेडिकेट कहलाता है। यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, है ना, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को छोड़ के बचा हुआ सारा भाग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे विकास इज राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे इज राइटिंग ए लेटर, ये देखो गलती से डाल के गलत किया गया है, इज राइटिंग ए लेटर, ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पे इज राइटिंग ए लेटर क्या है, प्रेडिकेट। ध्यान रखिएगा, इज राइटिंग ए लेटर यहाँ पर पूरा प्रेडिकेट, केवल राइटिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये गलती से गलत लिखा गया। ओके, इस प्रकार से आपने यहाँ पे आज क्या पढ़ा, आपने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश पढ़ा। अब हम आगे जाके हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस था, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटी मोटी जानकारी, आप इंग्लिश में किसी भाषा को सीखने जा रहे हैं तो उससे पहले हमने छोटी छोटी जानकारी सीखी। जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ लेटर्स, लेटर टू मेक, लेटर मेक्स वर्ड्स, वर्ड मेक्स क्या बनाते हैं, शब्द क्या बनाते हैं आपके, जो बनाते सर वर्ड्स मेक ए सेंटेंस, और सेंटेंस मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वी हैव रेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, थैंक्स फॉर वाचिंग। मतलब ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश में आप हमारे साथ चलिए, यूथ एकेडमी की तरफ से चलिए। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी हमारा कोर्स पूरा करके साथ साथ हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिस प्रकार से आपका इवोल्यूशन आपको पता चले। ओके, थैंक्स सो मच। जय हिंद, जय भारत।